नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कोरोना से 50 लाख मौतें, इस्तीफा दे सीएम योगी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा, 43 महीने तक डटे रहेंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र का यू टर्न, मई में किया था 216 करोड़ डोज का वादा, अब कहा 135 करोड़ ही मिल पाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तब आप बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में कोरोना से 50 लाख मौतें, इस्तीफा दे सीएम योगी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 50 लाख लोगों की जान ले चुके कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है। नतीजतन मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल शनिवार को चंद्रशेखर आजाद पुणे के दौरे पर आए थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े वर्गों के वोट पाकर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की, लेकिन उच्च वर्ग के मुख्यमंत्री को वहां बिठाया। कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान बिहार, असम, बंगाल, केरल में चुनावों पर ध्यान केंद्रित था। चंद्रशेखर ने कहा कि इस बीच 50 लाख मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इन आंकड़ों को सरकार ने छुपाया है, इसलिए सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मौत नहीं बल्कि नागरिकों की हत्या है। लाशें गंगा में बहती नजर आई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के आंदोलन पर भीम आर्मी के संस्थापक ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं जो पूरे देश में आरक्षण लूट रहे हैं और महाराष्ट्र में दोहरे मापदंड पर मार्च कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी से SC ST ओबीसी लोगों को सावधान रहना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन लंबा चलेगा, 43 महीने तक डटे रहेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक बार फिर किसान संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं। किसानों के आज के विरोध को लेकर NDTV ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, 43 महीने तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार 3 साल में ठीक होगी। टिकैत से जब पूछा गया कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही किसान हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा पूरे देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है। सरकार किसानों की जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। किसान सरकार के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के भी किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई, फसल का उचित दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। 10-10 एकड़ जमीन वाले किसान मजदूरी करने को मजबूर है। सरकार जनता से है, किसान परमानेंट रहेगा, सरकार परमानेंट नहीं रहेगी। अभी कानून वापसी का नारा लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं? सत्ता वापसी का नारा लगा दें। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था यूपी विधानसभा चुनाव में हम योगी सरकार का विरोध करेंगे। जैसे ही ये राजनीतिक रैलियां शुरू करेंगे, हम भी इनके खिलाफ पंचायतें करने लगेंगे। टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी का विरोध करूंगा। हिंदू या मुसलमान नहीं, किसानों के मुद्दे पर चुनाव होगा। गेहूं की खरीद नहीं बढ़ी, गन्ना का रेट नहीं बढ़ा और ना ही भुगतान हुआ है। गांव के लोग कोरोना से मरे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों को सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च के नाम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा है। यह विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र का यू टर्न, मई में किया था 216 करोड़ डोज का वादा, अब कहा 135 करोड़ ही मिलेंगी। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। यानी महीने भर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाले वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी है। 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसे अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक
वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, केंद्र ने पहले कहा था कि देश में 8 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, लेकिन अब सरकार ने 5 वैक्सीन की ही बात कही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने कहा, कृषि कानून विरोधी खत्म करे प्रदर्शन, सरकार वार्ता दोबारा शुरू करने को तैयार। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 8वें महीने में प्रवेश करने के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों से शनिवार को अपील की वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दे। सरकार तीनों नए कानूनों के प्राविधानों पर फिर वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। गतिरोध तोड़ने और विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए अंतिम दौर की वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई व्यापक हिंसा के बाद से वार्ता नहीं हुई है। तोमर ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि कृषि कानून विरोधियों को अपना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। देश भर में कई इन नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। अभी भी कुछ को कानूनों के प्राविधानों से कोई समस्या है तो भारत सरकार उनकी बात सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे संगठनों के साथ 11 दौर की बातचीत की है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और अधिक मात्रा में खरीद एमएसपी पर की जा रही है। याद दिला दें कि 22 जनवरी को 41 प्रदर्शनकारी समूह के साथ हुई आखिरी दौर की वार्ता में सरकार ने नए कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे ठुकरा दिया था। बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीए नहीं बढ़ाने पर बोले राहुल, सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक लूट रही सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसका असर अब कर्मचारियों पर दिखने लगा है। पिछले साल महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जुलाई 2021 से उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसी खबरों से इनकार किया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है। सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स से 37,500 करोड़ की लूट करना अपराध है। इसके बाद रविवार को राहुल ने एक ग्राफ शेयर किया, जिसमें कोरोना के आंकड़े दिखाए गए हैं। साथ ही बताया गया कि 84 लाख का रिकॉर्ड बनाने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। इसके साथ ही राहुल ने लिखा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेट इंडिया हैशटैग इस्तेमाल किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। आप नेता संजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखकर मांगा समय, कहा मेरे पास है राम मंदिर जमीन में हुए घोटाले के सबूत। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन विवाद से जुड़े मामले में बीते 1.5 सप्ताह से विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर बयानबाजी चल रही है। इस सबके बीच आप नेता संजय सिंह अपने पास जमीन विवाद से जुड़े सभी साक्ष्य होने का दावा करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने का समय मांगा है। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर राम मंदिर जमीन से जुड़े विवाद के सारे सबूत होने का दावा करते हुए मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदारी में बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे जुड़े हुए सारे सबूत और तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कई अन्य बड़े घोटालों से जुड़े दस्तावेज आपके समक्ष रखना चाहता हूं। संघ प्रमुख को लिखे पत्र में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी खून पसीने की कमाई दान की है और अब इस रकम से भ्रष्टाचारियों ने दलाली करके अपनी जेब भर ली। भगवान श्री राम के नाम पर किए गए दान से जेब भरने वाले हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुनहगार हैं। उन्होंने कहा कि इस चंदा चोरी की घटना ने पूरे देश के हिंदुओं की आत्मा को झकझोर दिया है, जिससे पूरे विश्व में हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती, कहा और कब होगी लड़ाई, जल्द बताएंगे। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से किसानों की नॉर्थ ईस्ट डीसीपी दफ्तर में वर्चुअल मीटिंग कराई गई। राज्यपाल महोदय के सचिव ने डीसीपी दफ्तर आकर ज्ञापन दिया। आज किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संसद तो किसानों का अस्पताल है, वहां हमारा इलाज होगा। हमें पता चला है कि किसानों का इलाज एम्स से अच्छा तो संसद में होता है। हम अपना इलाज वहां कराएंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे हम संसद में जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे जिन पदाधिकारियों को पकड़ा है उन्हें या तो तिहाड़ जेल भेजो या फिर राज्यपाल से इनकी मुलाकात कराओ। हम आगे बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती है। लड़ाई कहाँ होगी, स्थान और समय क्या होगा,
यह तय कर बड़ी क्रांति होगी। यूपी गेट पर किसान आंदोलन के दौरान मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा झूठ बोलती है, वह कहती कुछ है और करती कुछ और है। 26 जून को देहरादून और दिल्ली समेत विभिन्न जगहों पर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाना था, मगर दिल्ली में किसानों को सांसदों से मिलवाने की बात कहकर अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरह देहरादून में किसानों को गिरफ्तार किया गया है। राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हुई और गवर्नर से नहीं मिलवाया तो पूरे देश में किसान आंदोलन को तेज करेंगे। यूपी गेट से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज, संजय राउत ने कहा कांग्रेस के बिना अधूरा है विपक्षी दलों का गठबंधन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले साल होने जा रहे बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं शिवसेना कांग्रेस के इस फैसले को गलत बता रही है। हालांकि घरेलू मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस में भले ही तालमेल ठीक ना बैठ रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए खुले दिल से कांग्रेस को समर्थन देना शुरू कर दिया है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन कांग्रेस के बिना अधूरा है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों के 22 जून को हुई विपक्षी दलों की राष्ट्रमंच बैठक के बाद देश में तीसरे मोर्चे की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी तीसरा मोर्चे को लेकर कहा कि कांग्रेस के बिना यह पूर्ण नहीं होगा। अब संजय राउत ने भी कुछ ऐसा ही कहा। संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार को एक मजबूत विकल्प प्रदान करना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संजय राउत ने कहा कांग्रेस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यह वर्तमान सरकार का एक मजबूत विकल्प होगा। सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए काम चल रहा है, जो जब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाती। बता दें कि शिवसेना की ओर से यह बयान तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और वाम दलों सहित 8 विपक्षी दलों के नेताओं की नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ बैठक के 4 दिन बाद आया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में देश के सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। हालांकि बैठक में कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेहद खतरनाक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, लापरवाही बरतने से बदतर हो सकते हैं हालात। WHO प्रमुख। जी हां दोस्तों, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया में तांडव मचा रहा है। दुनिया भर के कम से कम 85 देशों में अभी तक इस वायरस के मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक पाए गए अन्य वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैलने वाला यह वेरिएंट उन लोगों में अधिक फैल रहा है जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने यह चेतावनी दी है। शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता है। WHO भी इसको लेकर चिंतित है। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट सर्वप्रथम भारत में पाया गया था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे जैसे कुछ देशों में कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे हम इसके ट्रांसमिशन में दोबारा वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने, स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बढ़ने और मौतों के मामलों में वृद्धि होने की आशंका बढ़ गई है। WHO प्रमुख ने कहा कि अमीर देश विभिन्न तरह की पाबंदियों के बाद अब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं और उन युवाओं को टीका दे रहे हैं जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सबसे गरीब देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने चिराग की तरफ फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। स्थापना दिवस से पहले रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की तरफ एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तेजस्वी ने पहले चिराग को साथ आने का ऑफर दिया और अब उनकी पार्टी 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनकी फोटो पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन राजद का स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद होंगे। दिवंगत सांसद की जयंती मनाने का यह निर्णय गुरुवार को राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। इससे पूर्व बुधवार को पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने यह कहते हुए चिराग को साथ आने का आमंत्रण दिया था कि वो तय करें कि अब उन्हें किधर रहना है। बिहार वापसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार की दोपहर वे वीरचंद पटेल मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं संग आगामी 5 जुलाई को होने वाले पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सुबह 11 बजे से होने वाले स्थापना दिवस समारोह से पूर्व पार्टी कार्यालय में पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनेगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी।
तेजस्वी यादव ने इस बैठक की तस्वीर भी अपने ट्विटर पर साझा की। स्थापना दिवस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ दिल्ली से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दीप जलाकर करेंगे, वहीं पटना में तेजस्वी यादव प्रज्वलित करेंगे। राजद का स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल होगा। 5 जुलाई को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता 25-25 पौधे लगाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं, मोदी जी अब तो नफरत छोड़कर हक दो। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। दूर दराज से अब भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक बार फिर ट्रैक्टर रैली होने जा रही है। सरकार चाहे तो बातचीत शुरू कर सकती है। टिकैत ने कहा, हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को समझ लेना चाहिए, बिल वापसी ही किसानों की घर वापसी होगी। भाकियू के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को ही हो रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है। हर महीने यहां 2 बार लोग बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ आएंगे। इस बार सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर आए हैं। इसके अलावा टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, मोदी जी अब तो सड़कें भी घर लगने लगी हैं और दिनचर्या भी उसी तरह से बन गई है, लेकिन किसान थकने वाले नहीं हैं। अब तो किसानों के प्रति नफरत छोड़कर उनका हक दो। हजारों किसान बीते 2 दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली से सटे इलाकों में जुटे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है और उनकी रिहर्सल की भी खबर आई है। ट्रैक्टर रैली के बारे में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ लाखों किसान सरकार को दम दिखाएंगे। वे चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो। उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी बैठक होगी जिसमें रणनीति तैयार होगी। वैसे लाखों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार हैं। जैसे ही उद्घोष होगा, किसान दिल्ली में ठियां जम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, किसान दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए किसानों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 तारीख भी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी बार सरकार को याद रखे कि 26 तारीख हर महीने आती है। दिल्ली में किसान आंदोलन की आशंका के चलते मेट्रो स्टेशनों को 10 बजे से बंद रखा गया है। कल रात ही डीएमआरसी ने ट्वीट कर दिया था कि दिल्ली पुलिस के सुझाव पर सुरक्षा कारणों से येलो लाइन पर 3 मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा कल शनिवार 26 जून 2021 को जनता के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। वहीं केंद्र के 2020 में लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान संगठनों ने गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत का ऐलान किया है। किसान संगठन बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। कल किसान बड़ी संख्या में मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय राजधानी में भी शनिवार को विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम और पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा कदम उठाए हैं। वहीं किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने से एक दिन पहले शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन के संबंध में कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10 से 11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से ज्यादा बातचीत चली है। हमने उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से हमें बताएं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जिस दिन भी किसानों की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, जुलाई से मैदान में उतरेगी कांग्रेस। शीला कौल का घर बनेगा प्रियंका का दफ्तर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है तो सपा भी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मोड में आने की तैयारी कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जुलाई में लखनऊ में डेरा डालने जा रही हैं। जानकारी मिली है कि अब चुनाव तक उनका ज्यादा समय लखनऊ में ही बीतने वाला है। इस बारे में यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने आज तक को विस्तार से बताया है। उनके मुताबिक प्रियंका गांधी पार्टी की वरिष्ठ नेता रही शीला कौल के घर में रहने जा रही है। वहां पर अभी रिनोवेशन का काम जारी है और उस घर को प्रियंका की जरूरत के मुताबिक सेट किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि इस घर को पिछले 6 महीनों से रिनोवेट किया जा रहा है और अब प्रियंका गांधी के इस्तेमाल के लिए अनुकूल बना दिया गया है। प्रियंका गांधी की लखनऊ आने वाली खबर ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तो पहले से चुनाव में जीत का भी दावा कर दिया है और कहा गया है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विकास की गंगा बहेगी। अब उनका ये बयान अटकलों के बाजार को गर्म कर रहा है और कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस के लिए सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी हो सकती हैं। खैर, इस पर अभी कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा
जा रहा है, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि प्रियंका के आने से यूपी में कांग्रेस की रणनीति को धार मिलना तय है। जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया था कि प्रियंका को सिर्फ 4 महीने के लिए राज्य नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें लंबे समय के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उस समय उनकी तरफ से दावा किया गया था कि कांग्रेस 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। अब प्रियंका के आने से कांग्रेस की चुनावी तैयारी को कितना बल मिलता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि कानून के किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार बात करने को है तैयार। जी हां दोस्तों, किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने व सरकार से बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसान संघों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करता हूं। सरकार ने उनके साथ 11 दौर की बातचीत की थी। कृषि विधेयक किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर अधिक खरीद की दिशा में काम किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।